वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे टैक्स प्लानिंग के बारे में। सो टैक्स प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर मॉड्यूल नंबर डी इटसेल्फ, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट क्वेश्चन। इन द ओल्ड टैक्स regime द exemption लिमिट फॉर सुपर सीनियर सिटीजन एज 80 years and above for the financial year 2021-22 is rupees 5 lakh, rupees 3 lakh, nil या फिर rupees 2.5 lakh। सो बताइए भाई व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत जो एग्जामेशन लिमिट रखी गई है सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनकी एज 80 ईयर्स या फिर इससे ज़्यादा है, वो कितनी रखी गई है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ, दैट इज रुपीज़ 5 लाख इटसेल्फ। अब देखिए सुपर सीनियर सिटीजन हो गए 80 ईयर्स एंड अब ये जो 2.5 लाख लिमिट रखी गई है ये रखी गई है 60 ईयर्स और 60 ईयर्स के बिलो वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। 3 लाख इज द लिमिट फॉर द इंडिविजुअल्स हु आर एजिंग बिटवीन 60 to 80 years itself. So that is why option A will be the right one itself. Moving ahead, next question is rebate under section 87A of the Income Tax Act helps the taxpayer to reduce their tax to nil if the total income after deduction under chapter 6A does not exceed rupees 5 lakh in a financial year. This provision is applicable in new tax regime only, old tax regime only, both A and B, या फिर no such provision is there. So बताइए भाई what should be the right answer for this question. The right answer will be option number C itself, that is both A and B. So under section 87A of the Income Tax Act जो है हम लोग अगर हमारी इंडिविजुअल की इनकम जो है वो डिडक्शंस के बाद 5 लाख से ज़्यादा नहीं हो रही है, ठीक है, डज नॉट एक्सीड रुपीज़ 5 लाख इन अ ईयर, तो उस केस में जो है वो हमारी टैक्स की लायबिलिटी बिल्कुल नील हो जाएगी उस केस में। तो ये कौन सी टैक्स रिजीम के अंदर जो है ये ऑप्शन अवेलेबल रहती है। सो ये दोनों ही न्यू टैक्स रिजीम एज वेल एज ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों के अंदर ही ऑप्शन जो है वो अवेलेबल रहती है। दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। Next question is if a person with higher income invests more in tax saving schemes out of the following, which option is better from the tax saving point of view? Your options are new tax regime, old tax regime, either of A or B, या फिर tax outgo is the same in old and new tax regime. सो अगर टैक्स सेविंग स्कीम्स के अंदर एक इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है जिसकी एक हायर इनकम है तो उस केस में कौन सी टैक्स रिजीम के अंदर जो है उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब कौन सी टैक्स रिजीम को वो ऑप्ट कर सकता है जहाँ से वो टैक्स सेविंग स्कीम्स के अंदर अगर इन्वेस्ट करता है सो वहाँ से वो बेटर टैक्स को अपने जो है वो सेव कर पाता है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी इटसेल्फ, दैट इज ओल्ड टैक्स रिजीम, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर वी कैन क्लेम द deductions itself under the tax saving schemes. So that is why option B will be the right one. Next question is which of the following are the major tax saving instruments under section 80C? Public Provident Fund, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर सुकन्या समृद्धि योजना, और ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो 80C जो सेक्शन है हमारा इनकम टैक्स एक्ट का उसके अंदर मेजर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से रहते हैं। व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर आप लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1.5 लाख पर ईयर की जो है वो आप अगर एक साल में 1.5 लाख जो है वो इन्वेस्ट करते हैं अंदर दिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सो इसके अंडर आप लोग जो है वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। सिमिलरली लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जब भी पे किया जाएगा इंडिविजुअल्स के द्वारा तो वहाँ पे अगर वो इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो अपने स्पाउस, चिल्ड्रन या फिर अपने लिए सेल्फ के लिए जो है वो इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उस केस में दैट विल बी क्लेम्ड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। बट अगर आप लोग जो है पेरेंट्स या फिर सिस्टर और ब्रदर के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं दैट विल नॉट बी काउंटेड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इटसेल्फ। नेक्स्ट इज सुकन्या समृद्धि योजना। अब सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, गर्ल चाइल्ड्स के लिए जो है ये प्रोविज़न लाया गया है सुकन्या समृद्धि योजना, जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी गर्ल चाइल्ड के ऊपर, और मैक्सिमम 2 अकाउंट्स कैन बी ओपन अंडर दिस सुकन्या समृद्धि योजना। दैट इज वाई ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर द गिवन। जो भी हमारे पास ऑप्शंस है ABC, दीज आर द करेक्ट वन फॉर क्लेमिंग अ डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 80C इटसेल्फ। दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द राइट वन। Next question is an asset held for a period 36 months or less is termed as short term capital asset, long term capital asset, both A and B, या फिर none of the above. सो अगर किसी एसेट को इंडिविजुअल्स के द्वारा 36 महीने या फिर इससे कम टाइम पीरियड के लिए रखा जाता है तो उसको क्या बोला जाएगा। बताइए भाई व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द राइट आंसर विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब ऐसा कोई भी एसेट जिसको 36 महीने या फिर इससे कम टाइम के लिए एक इंडिविजुअल होल्ड करके रखता है और
ऊपर अगर किसी भी तरह का जो है वो इंटरेस्ट अर्न कर पाता है, तो उस केस में जो एसेट होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे, और उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा दैट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इटसेल्फ। इसी तरह से अगर 36 महीने या फिर इससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए किसी एसेट को होल्ड किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोल देंगे, और जो टैक्स उसके ऊपर लगेगा दैट विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इटसेल्फ। ठीक है, इसको हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलेंगे, जो इस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ऊपर लगाया जाएगा। दैट इज़ वाई हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 36 महीने या इससे कम का जो पीरियड है, इसके लिए अगर एसेट को होल्ड किया जाता है तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज द राइट वन इटसेल्फ। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो सेशन। आई होप ये सेशंस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, और एक्चुअल में अगर आप इन सेशंस को पसंद कर रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।